नमस्कार, मैं हूं A.K. अरुण और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, आज मैं कोरोना संक्रमण के 2-2.5 महीने के इस अनुभव में बच्चों के सेहत और उससे जुड़ी बातें आपसे शेयर करूंगा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण और हमारे बच्चे, ये दुनिया भर में तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना के चपेट में हैं और लगभग 3.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में देश भर में और दुनिया भर में बच्चों की क्या स्थिति है, मेरा आज का जो यह कार्यक्रम उस पर ही फोकस है और मैं कोशिश करूंगा आपको यह बताने की कि कोरोना संक्रमण के इस दौर को बच्चे कैसे झेल रहे हैं। बच्चे मतलब 1.5 महीने से लेकर 18-19 साल के बच्चों पर कोरोना संक्रमण का क्या असर पड़ रहा है। दोस्तों, बच्चों की मौत का आंकड़ा प्रामाणिक रूप से सामने तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो छिटपुट खबरें हैं उसमें दो मौतों का मैं जिक्र करूंगा। एक मौत 45 दिन के बच्चे की कोरोना संक्रमण से हो गई है और दूसरी मौत भी 47 दिन के एक बच्चे, यानी कि दोनों लगभग 1.5 महीने की उम्र के बच्चे हैं जिनकी मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। इसकी पुष्टि हो गई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC का एक आंकड़ा है कि पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों का लगभग 33% मामला 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, लेकिन इसके ठीक होने का आंकड़ा भी बहुत बेहतर है, यानी कि जो बच्चे संक्रमण के शिकार हैं वे बच्चे ठीक भी हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है और मुझे लगता है कि बच्चों को लेकर, खास करके कोरोना संक्रमण और बच्चों को लेकर जिन माता पिता की चिंता है, उनमें कम से कम वो आश्वस्त हो सकते हैं कि उनके बच्चे कोरोना संक्रमण से संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन वो उसकी वजह से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे। अगर हम बच्चों के मृत्यु का आंकड़ा देखें तो यह लगभग 5.7% है, जो बहुत कम है। खास करके कुल जो कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतें हैं उनमें बच्चों की मौत का आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन उसमें ये बात गौर करने की है कि ये वो बच्चे हैं जो पहले से किसी न किसी गंभीर रोग के शिकार हैं और वो दुर्भाग्य से अगर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए तो उनकी जो मृत्यु हुई है वो लगभग 5.7% है। तो उस हिसाब से यह आंकड़ा कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। हालांकि 73 यानी 73% जो बच्चे हैं उनमें बुखार, जुकाम, गले में खराश, गले में दर्द, सांस की तकलीफ़ें आदि की शिकायतें थी और उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन सामान्य उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। अब सवाल है कि क्या कोरोना वायरस बच्चों से हमदर्दी रख रहा है या क्या कोरोना वायरस बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा। यह एक सवाल है, लेकिन इस पे कई दिलचस्प जानकारियां हैं जो आज मैं अपनी इस चर्चा में आपसे शेयर करूंगा। पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने तकरीबन 72,314 कोरोना मरीजों के आंकड़े का विश्लेषण किया, तो इसमें 19 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की जो तादाद थी वो लगभग 2% थी, यानी कि बहुत कम बच्चे इस संक्रमण के शिकार हुए। ऐसे ही अमेरिका में 508 कोरोना पीड़ितों का एक अध्ययन हुआ। उसका जो निचोड़ है उसमें भी लगभग एक भी बच्चे की माफ़ कीजिएगा मृत्यु नहीं हुई। तो यह भी एक सुखद आंकड़ा है और ख़ास करके बच्चों के सेहत से जुड़े जो अध्ययन हैं उसके लिए यह एक अच्छी जानकारी है। आइए आप देखते हैं कि बच्चों पर कोरोना वायरस कैसे आक्रमण करता है। यह अध्ययन 25 मार्च से 25 अप्रैल के बीच का है। इसमें बेल्जियम की 12 वर्ष की एक लड़की, लंदन का 13 वर्ष का एक लड़का और चीन में 14 वर्ष के एक लड़के का आंकड़ा है, यानी कि ये तीनों बच्चे कोरोना संक्रमण से ग्रसित थे और इन तीनों बच्चों को लेकर यह अध्ययन हुआ है। और इस अध्ययन को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के बाल रोग विभाग में वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रोफेसर ग्राहम रॉबर्ट ने यह अध्ययन किया है। ये अध्ययन बड़ा दिलचस्प है। हालांकि इस अध्ययन के आधार पर प्रोफेसर रॉबर्ट कोई बहुत प्रामाणिक कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चूंकि कोरोना संक्रमण पर जितने भी अध्ययन हो रहे हैं वो बहुत शुरुआती दौर के अध्ययन हैं,
तो उस अब तक के उपलब्ध अध्ययन में एक बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प और आगे भविष्य में एक बहुत अच्छी मतलब एक पहल इस अध्ययन से उभर के सामने आएगा। ये अध्ययन ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें कोरोना संक्रमण फेफड़े में न जाकर, यानी कि उनके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में न जाकर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में खांसी, नज़ले की शिकायत, जुकाम, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट संक्रमण के लक्षण तो होते हैं, इसलिए वो बहुत घातक स्थिति में नहीं पहुंच पाते। प्रोफेसर रॉबर्ट का जो अध्ययन है उसमें एक नई बात यह है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बच्चों के शरीर में पहुंचकर एक्टिव होने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत है, जिसको AC12 एंजाइम कहते हैं, यानी कि एंजियो टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये आपको मैं बता दूं कि ये एंजाइम हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और खास करके जो एल्डोस्टेरोन नाम का एक एंजाइम है जो किडनी में सोडियम को बैलेंस करता है। इस एंजाइम की वजह से यह जो एंजाइम है इसकी ज़रूरत पड़ती है अगर कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे शरीर में आए तो उसको एक्टिव होने के लिए, और यह एंजाइम ज़्यादातर बच्चों के लोअर एयरवेज यानी कि फेफड़े में बहुत कम होता है। तो अपर ट्रैक्ट में बच्चों को ये अफेक्ट करता है। यही वजह है कि बच्चे बहुत घातक स्थिति में नहीं पहुंच पाते और उसकी वजह से उनकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं होती। हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला तंत्र है, वो उसकी वजह से ऐसा होता है। ये जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है उस पूरी प्रक्रिया को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब होता है कि अचानक से हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है उसकी वजह से कभी कभी कोई खतरनाक स्थिति भी आ जाती है, यानी कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर की बहुत बात आप सुनते होंगे। खास करके जितने भी वायरल संक्रमण हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं उसकी वजह मल्टी ऑर्गन फेल्योर होती है, तो वो इसी साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होता है। ये जो अचानक से इम्यूनिटी बढ़ती है ये सब उसकी वजह से होता है। ये बच्चों में एक अच्छी बात यह है कि ये उस स्तर तक नहीं हो पाता, यानी कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति बच्चों में बहुत कम हो पाती है, जिसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का जो एक घातक असर है वो बच्चों पर नहीं हो रहा है, यानी कि बच्चों में यह जानलेवा स्थिति तक बहुत कम पहुँच पा रहा है। अब सवाल है कि क्या बच्चे बिना किसी बीमारी या हल्के लक्षणों की वजह से कोरोना को क्या किसी दूसरे लोगों में पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं, यानी कि हमारे बच्चे क्या कोरोना संक्रमण के कैरियर हो सकते हैं? इसका जवाब है कि हाँ, हो सकते हैं। कोरोना वायरस बेसिकली एक दूसरे के संपर्क में आने पर ही फैलता है और ऐसे में यदि कोई बच्चा संक्रमित है, मान लीजिए कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें बहुत साफ लक्षण नहीं है, तो वह किसी भी सेहतमंद व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में आप देखते होंगे कि आमतौर पर बच्चे खुले में कभी भी छींक देंगे, कभी भी खांसी कर देंगे, तो उसका असर सबसे ज़्यादा उनके परिवार के लोगों पर पड़ता है। और जाहिर है कि जो बच्चे के मुंह से ड्रॉपलेट निकलता है, आमतौर पर जब बच्चे खांसी करते हैं तो खुल के खांसी करते हैं या खुल के छींकते हैं, उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलता है वो जाहिर है खास करके इस तरह के संक्रमण को फैलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ज़्यादातर उनके जो बहुत ही करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे माँ हैं, पिता हैं या दादा हैं, जो बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उनको संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये एक सावधानी मुझे लगता है कि हर माता पिता को बच्चों के संदर्भ में रखने की ज़रूरत है। यही वजह है कि बच्चों के स्कूल सबसे बड़े माध्यम होते हैं कोरोना संक्रमण को फैलाने के, इसलिए जब भी इस तरह की महामारी का अंदेशा होता है तो सबसे पहले बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं।
एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, खास करके जो हमारे बच्चे होते हैं ये किसी भी वायरल डिजीज के सबसे पोटेंशियल कैरियर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस था वो बच्चों के लिए उतना घातक नहीं था जितना कि गर्भवती माताओं और बुजुर्गों के लिए। हाँ, एक स्थिति और है कि जो गोद वाले बच्चे हैं, जो गोद में बच्चे जो अपने आप चल नहीं पाते, जो आत्मनिर्भर नहीं, यानी कि 1-1.25 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बच्चे चलते फिरते हैं यानी कि 1.5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जो चलना सीख चुके होते हैं, उनकी तुलना में काफ़ी कम होती है। तो ऐसे बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाना काफ़ी मतलब जरूरी होता है। अब हम नवजात शिशु की अगर बात करें तो मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि लंदन और वुहान में जो जिन 2 नवजात शिशुओं की जान गई है, उसकी वजह से हमारे चिकित्सा वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं। और हालांकि ये बहुत प्रिमिटिव है, मैंने पहले भी कहा कि ये पता नहीं लग पाया कि ये बच्चे गर्भ से ही संक्रमित थे या पैदा होने के बाद वो संक्रमण के शिकार हुए। चूंकि कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो सार्स यानी कि सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मर्स यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को जन्म देता है, इसलिए यह गर्भ में पल रहे बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से गर्भपात भी हो सकता है, बच्चे की वृद्धि पर असर पड़ता है। हालांकि यह अध्ययन अभी बहुत प्रारंभिक है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि अभी 2-3 महीने में इतनी साफ फाइंडिंग्स नहीं लाई जा सकती। कोरोना संक्रमण काल में सरकार की बिना पूर्व तैयारी के लॉकडाउन की वजह से भी जो स्थितियां हैं उसका जो बच्चों पर असर पड़ा है वो तो बहुत ही डरावना है। खास करके प्रवासी जो हमारे श्रमिक हैं, प्रवासी भाई हैं, लॉकडाउन की वजह से जब अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई और उनके सामने कोई और चारा नहीं था सिवाय घर लौटने के, तो वो जो घर लौटे, जिन परिस्थितियों में वो घर लौटे हैं, उसकी वजह से जो बच्चों पर असर पड़ा है वो बड़ा खतरनाक है। और ख़ास करके क्राई नाम की एक संस्था यानी कि चाइल्ड राइट एंड यू, इस संस्था का एक अध्ययन है जो बहुत प्रारंभिक अध्ययन है, लेकिन वो बहुत दिलचस्प है, उसको जानना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह के अध्ययन का एक बहुत व्यापक असर देखा जा सकता है। और वो जब थोड़ा सा अध्ययन और आगे कुछ परिणाम तक पहुंचेगा तो बहुत चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आएंगे। क्राई का जो अध्ययन है वो ये कहता है कि बच्चों में 67 यानी 67% बच्चे लॉकडाउन की वजह से पिछले 1.5 महीने में कुपोषित बच्चों की कतार में जा पहुंचे हैं। 5 से 18 वर्ष के बच्चों में लगभग 81% बच्चों के माता पिता बच्चों को भरपेट भोजन देने की स्थिति में नहीं हैं। क्राई के अध्ययन में एक दिलचस्प बात यह भी है कि विस्थापन और अभाव की इस ऐतिहासिक स्थिति में 54% माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे से कोरोना संक्रमण के खतरे पर चर्चा तो की, लेकिन 47% ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को यह बताना उचित नहीं समझा। वो बहुत घबरा गए थे कि बच्चे इसको बहुत किस तरह से लेंगे, वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को छिपाए रखा, उनको बहला फुसला करके नहीं बच्चे ये सब स्थिति ठीक हो जाएगी। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं क्राई के वो बहुत डरावने आंकड़े हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों को लेकर खास करके 6 से 7 करोड़ बच्चे इस जद में हैं जो कुपोषित हैं, जिनकी पढ़ाई छूट जाएगी और जिनको इस उम्र में, बहुत कम उम्र में एक प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। एक दिलचस्प आंकड़ा और है जो भारत में मीडिया, आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों को जो सेड्यूस करता है, खास करके जब भी कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे होते हैं तो वो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे मुल्क का कुछ इस तरह का फनी उदाहरण सामने लाकर यहाँ के लोगों को बहलाता रहता है। पाकिस्तान से खास करके जो यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है वो बहुत भारत के लिए बहुत असहज कर देने वाला आंकड़ा है। यानी कि जिस पाकिस्तान की हम आलोचना करते रहते हैं, उस पाकिस्तान में बच्चों को लेकर कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत अच्छे काम वहाँ की सरकारें कर रही है। बांग्लादेश में भी वहाँ की सरकारें बहुत अच्छे काम कर रही है। भारत का जो शासक वर्ग है, ये उस अध्ययन का एक मतलब निचोड़ भी कह सकते हैं कि वो झूठ बयानी और
अमानवीयता से यहाँ जो बच्चे और उनके जो गरीब माता पिता हैं उनके साथ उनको ऐसी स्थिति में लाके छोड़ दिया है कि वो सिर्फ बेहाल हैं और अपनी किस्मत के सहारे वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चाह रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है जो कम से कम अपने पड़ोसी देश की तुलना में हमारे देश में देखी जा रही है। बच्चों को लेकर कम से कम ये जो जिस देश की हम बहुत आलोचना करते हैं वो हमारे देश से बेहतर हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस मुद्दे पे अब कहने को कुछ है नहीं। कभी और मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन जाते जाते मैं राजेश रेड्डी की ये 2 लाइनें जो मुझे बहुत झकझोर देती हैं, मैं उसका जिक्र आपसे करना चाहता हूं कि मेरे दिल में किसी कोने में, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। दोस्तों, इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। बच्चों के कोरोना संक्रमण के इस दौर में जो हालात हैं उससे बेहतर हालात बने और हम जल्दी से जल्दी सामान्य स्थिति में लौटें, इन्हीं उम्मीद के साथ आप सबका शुक्रिया।